नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आप सभी का भ्रष्टाचार या लापरवाही के एपिसोड 1 में। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि हमारी सरकारें कितनी उदासीन हैं एक आम आदमी के जान के लिए। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हर साल कितने कंस्ट्रक्शंस कोलैप्स हो जाते हैं, मेनली ब्रिज कंस्ट्रक्शंस, ये निर्माण के दौरान या निर्माण के बाद भी। साथ ही हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि ऐसी घटनाओं के लिए कौन लोग जिम्मेदार होते हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा उनके बारे में क्या कार्रवाई की जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की 2020 में प्रदर्शित एक रिपोर्ट के बारे में 1977 से लेकर 2017 तक भारत में पुल विफलताओं का विश्लेषण है। इसके अनुसार पिछले 4 दशकों में निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान लगभग 2130 ब्रिज कोलैप्स हुए। और ध्यान रहे, इसमें पुल, पुलिया या पैदल यात्री छोटे पुलों की बात नहीं हो रही है, इसमें बड़े साइज के पुल शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में पुलों की औसत जीवन अवधि सिर्फ 35 साल है, जबकि पूरी दुनिया में ब्रिज की जो औसत आयु है वो लगभग 50 साल है, यानी कि भारत में 15 साल कम है। 10,000 से ज्यादा पुलों वाले ज्यादातर बड़े देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर 25% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि भारत में हर पुल ढहने की घटना में दूसरे देशों की तुलना में जान जाने की संभावना 25% बढ़ जाती है। 2010 पुलों के नमूने के आधार पर एक सर्वे किया गया और इस सर्वे का रिजल्ट क्या आया? भारत में प्राकृतिक आपदाओं ने पुलों के बुनियादी ढांचे की विफलता में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, जो है 80.3%, लगभग 80.3%। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा पुलों की विफलता का 10.1% का कारण सामग्री का क्षरण है, यानी खराब मटेरियल का यूज होना, जबकि ओवरलोडिंग की वजह से लगभग 3.28% पुल ढह जाते हैं। अब जानते हैं इतने सारे पुलों का इतने जल्दी जल्दी ढहने की वजह क्या है। तो इसके पीछे मेनली 4 कारण होते हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन इशू, दूसरा है डिजाइन इशू, तीसरा है मेंटेनेंस इशू और चौथा है मटेरियल इशू। अब एक नजर डाल लेते हैं लिस्ट ऑफ ब्रिज कोलैप्स आफ्टर ईयर 2000। तो इसका डेटा आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसमें पहला है भागलपुर पेडेस्ट्रियन, बिहार। इसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई, ये आर्च टाइप का ब्रिज था। अगला है कोटा चंबल ब्रिज, इसमें 48 लोगों की मौत हुई, ये केबल टाइप का ब्रिज था। अगला है कडाल मुंडी रिवर रेल ब्रिज, केरला में, इसमें लगभग 57 लोगों की मौत हुई। ऐसे ही इनकी संख्या बढ़ती चली जाती। विवेकानंदा फ्लाईओवर ब्रिज है वेस्ट बंगाल में, इसमें 27 लोगों की मौत हुई। अगला आप देख सकते हैं फ्लाईओवर ब्रिज है आंध्र प्रदेश में, इसमें 15 से 30 लोगों की मौत हुई। अगला है सावित्री रिवर ब्रिज, इसमें 28 लोगों की मौत हुई। अंधेरी ब्रिज, जाहू ब्रिज, लांगी दुर्ग ब्रिज, और ये सिलसिला लगातार ऐसे चलता रहता है। अब एक मैप के माध्यम से समझते हैं कि भारत में स्टेट वाइज ब्रिज कोलैप्स कैसे होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देख पा रहे होंगे। इसमें जो रेड वाले एरिया हैं, जिनमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ज्यादातर एरिया है, ये हाईली एक्सटेंसिव फेल्योर वाले एरिया हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ब्रिज टूटने की घटनाएं होती हैं। उसके बाद ये सैफ्रॉन कलर में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर बिहार और पश्चिम बंगाल की अपेक्षा थोड़ा कम घटनाएं होती हैं। उसके बाद येलो वाले एरिया हैं, जिनमें उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी और तमिलनाडु हैं। इनमें सैफ्रॉन कलर की अपेक्षा थोड़ा सा कम घटनाएं होती हैं। अब बात करते हैं हाईली एक्सटेंसिव फेल्योर वाले स्टेट्स के बारे में और बिहार का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो बिहार में बार बार पुल ढहने की घटनाओं के पीछे क्या कारण है? तो इस साल 2 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लगभग 10 दिनों के अंदर 5 बड़े ब्रिज गिर गए। इसमें पहला है मधुबनी, 27 जून को 77 मीटर लंबा पुल ढह जाता है। परियोजना की देखरेख करने वाले ठेकेदार ने भारी बारिश और नेपाल से अचानक आए पानी का इसका कारण बताया। अगला है किशनगंज, 25 जून को 70 मीटर लंबा और लगभग 12 मीटर चौड़ा ब्रिज कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्वी चंपारण, 23 जून को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन प्रखंड में अमवा और चैनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच बन रहे एक पुल का हिस्सा टूट जाता है। नेक्स्ट है सीवान, सीवान में दरौंदा और महाराजगंज प्रखंडों को जोड़ने वाली नहर पर बना 20 फीट ऊंचा पुल टूट जाता है। अगला है अररिया, 18 जून को अररिया के सिकटी प्रखंड में नवनिर्मित 182 मीटर लंबा पुल टूटकर बकरा नदी में गिर जाता है। इस केस में क्या होता है, तो पुल निर्माण करने वाले ठेकेदार को एक नोटिस दिया जाता है और ये न्यूज के जो सोर्स हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर,
इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी जाके आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इस तरह की घटनाओं के पीछे सरकार की उदासीनता और उनकी कार्रवाई कितनी हास्यास्पद होती है। तो गुजरात में मोरबी ब्रिज कोलैप्स 2022 में हुआ था, आप सबने न्यूज़पेपर में या टीवी में देखा होगा, जिसमें लगभग 135 लोगों की मौत हो जाती है। एक दिन पहले, जिस दिन ब्रिज कोलैप्स हुआ उसके जस्ट एक दिन पहले, ओरेवा समूह के मालिक जयसुख भाई पटेल, जो 2008 से पुल के रख रखाव और संचालन का काम करते थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस पुल के नवनिर्माण के लिए लगभग 20 मिलियन रुपए खर्च हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके हवाले से कहा कि अगले 8 से 10 वर्षों तक पुल को कुछ नहीं होगा। यदि इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया गया तो पुल को 15 वर्ष तक मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके नेक्स्ट डे ही पुल कोलैप्स हो जाता है। बाद में बहुत सारी बातें सामने आती हैं, जैसे पुल की क्षमता सिर्फ 100 से 150 लोगों की थी, लेकिन हादसे के समय लगभग 500 लोग पुल पे मौजूद थे। और इस घटना का जो सोर्स है bbc.com, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की एक डेटा के बारे में बात करते हैं। तो एनसीआरबी की डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पुल ढहने की घटनाओं के कारण लगभग 285 लोगों की मौत हो गई है। पुलों के ढहने से होने वाली दुर्घटनाओं में ज्यादातर पुरुष हैं। 2012 से 2021 की अवधि के दौरान दर्ज की गई 285 मौतों में से 239 सिर्फ पुरुष होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक ग्राफ देख पा रहे होंगे, एक्सीडेंट ड्यू टू कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। तो इनमें 2012 में 2764 लोगों की मौत हुई है स्ट्रक्चर्स गिरने की वजह से, 2013 में 3074, 2014 में 1833, 2015 में 1830, 2016 में 1896, और ये संख्या कोई बहुत ज्यादा तेजी से घटती हुई नजर नहीं आ रही है कि इनके पीछे बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। अगला आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, एक्सीडेंट ड्यू टू कोलैप्स ऑफ ब्रिज इन इंडिया। तो इनमें 2012 में 45 लोगों की मौत होती है, 2013 में भी 45, 2014 में 16, 2015 में 22, 2016 में 19, 2017 में 10, 2018 में 17, और ये डेटा सिर्फ 2021 तक है। जबकि 2022 और 2023 और 2024 में बहुत सारी ब्रिज के टूटने की घटनाएं हुई हैं। अगला आप ग्राफ में देख सकते हैं, डेथ एंड इंजर्ड इन एक्सीडेंट ड्यू टू कोलैप्स ऑफ ब्रिज। इसमें हम मेल और फीमेल का रेशियो देखेंगे। तो 2012 में 48 मेल्स की डेथ होती है और 16 फीमेल्स की। ऐसे ही 2013 में 46 मेल और 7 फीमेल्स। सेम 2016 में 35 आदमी और 12 महिलाएं। 2019 में 18 आदमी और 8 महिलाएं। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे कुछ अलग हटके है। अधिकांश स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का मानना है कि 99% पुल ढहने की घटनाएं दोषपूर्ण निर्माण प्रक्रिया के कारण होती हैं। यह सच है कि निर्माण उद्योग बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ तालमेल नहीं बैठा पाता है। साथ ही अगर पुलों को अच्छी तरह से डिजाइन किया जाए या अच्छी सामग्री से बनाया जाए तो वे सालों तक टिक सकते हैं। यह जरूरी है कि साइट पर योग्य इंजीनियर्स की नियुक्ति की जाए जो परियोजनाओं की निगरानी कर सकें। स्किल्ड मैन पावर की भी आवश्यकता होती है, लेकिन तभी जब इन परियोजनाओं का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चरल मॉनिटरिंग और रेगुलर स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, और यह सुनिश्चित कर सकता है कि पुल लंबे समय तक टिक सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होता है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से इन सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाता है। शायद हमारी सरकारों को, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनको लगता है कि हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है, अगर कुछ लोग मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शायद सरकारों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि मरने वाले लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपने घर का अकेला कमाने वाला भी हो सकता है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में एक छोटे शहर से मजदूरी करने या कंस्ट्रक्शंस में काम करने के लिए आता है, और हर महीने उसका परिवार गांव में उसके भेजे हुए पैसे का इंतजार करता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की शादी होने वाली हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको बच्चा होने वाला हो, या ऐसा भी हो सकता है कि गांव में उसके माँ बाप अकेले हों जो बीमार हों, जो अपने इलाज के लिए उसका इंतजार कर रहे हों कि वो कब होली दिवाली में घर जाएगा और अपने माँ बाप का इलाज करवाएगा। और ये सब लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं और पीछे रह जाता है तो रोता बिलखता हुआ परिवार। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकारें उदासीनता छोड़कर
ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार होते हैं। सिर्फ नोटिस और ट्रांसफर से मामले को रफा दफा ना कर दिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।